लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ एंड एप्लीकेशंस स्टार्ट किया था, और एम्पियर्स लॉ का मेनली देखें तो दो एप्लीकेशन है। या तो हम इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं ओवर अ क्लोज लूप, या फिर कुछ सिचुएशंस में हम मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उनमें से कौन कौन सी सिचुएशंस है वो सब हम लोग एक बार स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये वायर का केस था। तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वायर के अराउंड सिमेट्रिक होगा। तो हम लोगों ने जो एम्पीरियन लूप लिया वो भी उसी के अराउंड सिमेट्रिक लिया हुआ है। ठीक है, एक निकाला था हम लोगों ने थिन वायर के लिए और एक निकाला था हम लोगों ने थिक वायर के लिए। तो थिक वायर के केस में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे तो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके सरफेस पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसके सरफेस पे मिलेगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले में एक चीज और रह गई बताना, मतलब फॉर्मूला तो आ गया बट इसको हम एक और फॉर्म में याद करके रखेंगे। अब ऐसे समझो कि मान लो ये कोई वायर है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट पी, और ये पी पॉइंट उसके एक्सिस से अगर आर वेक्टर पे है, ध्यान से देखना, और इस वायर के अंदर करंट डेंसिटी जे दी हुई है इनवर्ड। तो जरा बताओगे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये मैंने वायर का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो भाई अब देखो करंट अंदर जा रही है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करो और फिंगर्स को पी पॉइंट से पास करो। तो फिंगर्स का जो टिप है ये टिप तुम देखोगे तो नीचे की तरफ बता रहा है। तो इसका मतलब है पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से आएगा नीचे की तरफ। देखो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड दी वायर। तो इसका हमें एक फॉर्मूला और याद रखना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने जे की फॉर्म में निकाला था, ये जो लिखा हुआ है देखो ध्यान से, हम इसको क्या है कि इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि जे भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दिखा दी है, हमें इसको वेक्टर में बदलना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई टू इंटू, अब जे वेक्टर और आर वेक्टर ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर है, और जो बी वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है, मतलब बी वेक्टर, जे वेक्टर एंड आर वेक्टर, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हम बी वेक्टर को आर वेक्टर और जे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या लिखना चाहिए, जे क्रॉस आर या फिर आर क्रॉस जे, ब्रैकेट में बताइए। जे क्रॉस आर या फिर आर क्रॉस जे? ध्यान से सोचो कि जे अंदर की तरफ है, आर इधर की तरफ है राइट साइड में, और पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। ठीक है ना? तो अगर तुम आर क्रॉस जे करोगे तो ऊपर की तरफ आएगा, जे क्रॉस आर करना पड़ेगा तभी वो डायरेक्शन नीचे बनेगा। तो ये एक फॉर्मूला हमें और याद रखना है, जे क्रॉस आर। और देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए किया था। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तुम्हें याद है? रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट था, रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट इनसाइड द सॉलिड स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से ये भी है, ये इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्योंकि हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी है। डायरेक्शन फिर से एक बार समझ लो, डायरेक्शन में मैंने ये कहा है, 3D फिगर तो नहीं है, आर वेक्टर जे वेक्टर अंदर की तरफ है, आर वेक्टर इधर की तरफ है, और बी वेक्टर नीचे है। ठीक है ना? तो अगर हम लोग जे क्रॉस आर करें, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल 90 तो सारे ही हैं, तो जे क्रॉस आर करोगे तो नीचे वाला डायरेक्शन मिलेगा, आर क्रॉस जे करोगे तो ऊपर वाला डायरेक्शन मिलेगा। जे अंदर की तरफ है वायर के, आर राइट साइड में है, और बी नीचे की तरफ है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, ध्यान से देखो। ठीक है? अब देखो ये जो सेकंड केस था ये था, करंट तो यूनिफॉर्म ही था, थिक वायर था, तो ड्यू टू थिक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो इसी में हम लोग एक केस कर लेते हैं,
नोट करके लिखते हैं इसको। तो व्हेन वायर कैरीज करंट विथ नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी मतलब कि ये वाला जो वायर था इसमें हम लोगों ने J को कांस्टेंट लिया था, अभी हम लोग इस J को वेरिएबल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो J का फंक्शन है, I हटा दो, I नहीं गिवन है, J जो गिवन है J लिख देते हैं। J की वैल्यू सपोज दी हुई है, J इज इक्वल टू J नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r क्या है, तो स्मॉल r उस वायर के एक्सिस से डिस्टेंस है, तो हर एक डिस्टेंस पे अलग अलग करंट डेंसिटी है। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन इनसाइड दी वायर। वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कैसे चेंज होगा व्हेन करंट डेंसिटी इज वेरिएबल। देखो करो ट्राई। देखो इस केस में काम वही करना है, हमको करंट कैलकुलेट करना है, r डिस्टेंस में कितना होगा। तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे dr विड्थ का एक एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट से पास होने वाला करंट di निकालेंगे। तो करंट हो जाएगा J इंटू 2 पाई r dr। देखो तो di का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई J नॉट इंटू r माइनस आर स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके r तक। तो यहाँ से देखो I कितना आता है निकल के सबसे पहले, और इसके बाद हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ, और इसी को हम एम्पीरियन लूप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ में हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा, तो b इंटू 2 पाई आर। तो ये जो i निकल के आएगा ना, इसी i को हम लोग आई इन बोल देंगे। तो ये उठा के यहाँ रखो, देखो निकाला है किसी ने, तो बताओ कितना आया i की वैल्यू। टू पाई J नॉट R square by 2 plus R cube upon 3R। 2 पाई जो नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r। ठीक है, तो यही उठा के यहाँ रख दो, 2 पाई J नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो अगर वेरिएबल का केस है, वेरिएबल करंट डेंसिटी है, तो क्या करना है वो भी देख लो। ये पार्ट जो है हम लोगों ने किया हुआ है करंट वाले चैप्टर में, वेरिएबल करंट डेंसिटी से अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें ये चाहिए था कि एम्पियर्स लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, ये टोटल आई इन चाहिए था। तो ये टोटल आई इन निकालने के लिए पहले हमने इंटीग्रेट कर लिया, बाद में वही आई इन यहाँ रख दिया है। थोड़ा सा अगर तुम सिंक्रोनाइज करोगे तो गॉस लॉ में भी एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, देन थर्ड केस में
thick wire having a cylindrical cavity and constant current density. नेक्स्ट केस में सपोज हम लोग जो वायर ले रहे हैं वो इस तरह का ले रहे हैं कि इस वायर में करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इस वायर में हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल कैविटी भी कंसीडर करनी है, ठीक है। यानी कि जो करंट है, एक तरह से करंट केवल इसके इस पोर्शन से फ्लो कर रहा है, करंट केवल इस पोर्शन से फ्लो कर रहा है, एक सिलेंड्रिकल कैविटी है, दिख रहा है ध्यान से, और इस सिलेंड्रिकल कैविटी का हमको पोजीशन दिया हुआ है, इसका एक तरह से जो एक्सिस है वो वायर के एक्सिस से सपोज ए वेक्टर पे है, और हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैविटी, कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। याद आया कुछ गॉस लॉ में भी किया था, करो ट्राई। अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, कंप्लीट वायर की वजह से कैविटी के अंदर फील्ड निकालेंगे और कैविटी वाले वायर की वजह से कैविटी में फील्ड निकालेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से आ जाएगा, वायर हैविंग सिलेंड्रिकल कैविटी। करो देखो, देखो इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट वायर एंड सपोज ये वायर में कैविटी है, हम लोग करने क्या वाले हैं, इस कंप्लीट वायर की वजह से सपोज हमने कैविटी को भी फिल कर दिया है, तो कैविटी कैविटी नहीं रह गई है, और बाद में उस पर्टिकुलर कैविटी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड कैविटी उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जरा ध्यान से जरा देखना सारे वेक्टर्स को, एक वेक्टर तो ये हो गया जो कैविटी के सेंटर का है आर वेक्टर, और एक वेक्टर मैंने ये बनाया हुआ है जो पॉइंट पी का है, इसको बोल देते हैं लेट से R1 वेक्टर, ठीक है। और ये जो पी पॉइंट का वेक्टर है ये कैविटी के सेंटर से R2 वेक्टर पे है, ठीक है ना। तो कैविटी के सेंटर से R2 वेक्टर पे ये पी पॉइंट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं इसमें J करंट डेंसिटी इनसाइड है, इसमें J करंट डेंसिटी इनसाइड है, तो अब ये बताओ कि इसकी वजह से B1 कितना लिखेंगे, तो इसकी वजह से B1 लिखेंगे म्यू नॉट बाई 2 इंटू J क्रॉस R1 आएगा, क्योंकि हम मेन वायर के सेंटर से R1 डिस्टेंस पे ले रहे हैं, एक्सिस से R1 डिस्टेंस पे, और B2 अगर लिखेंगे इसी तरह से कैविटी वाले वायर की वजह से, तो वो भी एक सिलेंड्रिकल वायर है और उसके एक्सिस से R2 डिस्टेंस पे है, तो B2 की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट J क्रॉस R2। अब अगर हम लोग B कैविटी चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो B कैविटी की वैल्यू B कैविटी को हम लोग लिखेंगे B1 माइनस B2, और B1 माइनस B2 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 ब्रैकेट J क्रॉस क्या R1 माइनस R2 आएगा, और R1 माइनस R2 को ध्यान से बताओ, ये जो हम लोगों ने वेक्टर ट्राइंगल बनाया है इससे हम R1 माइनस R2 को A वेक्टर लिख सकते हैं ना, तो ये एक छोटा सा रिजल्ट आएगा जो आपको याद भी रखना है। कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है
इट इज म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस ए। अभी तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह आया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ करंट पे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था, और दूसरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये निकल के आया है, यानी कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। देखिए ध्यान से, क्लियर है। डायरेक्शन निकालना को तो निकाल सकते हैं, जे वेक्टर अंदर की तरफ है, ए वेक्टर जो है वो दोनों के एक्सिस टू एक्सिस का वेक्टर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ करंट। हालांकि इसको हम लोगों ने बायोट सावर्ट की हेल्प से भी निकाला था, अभी यहाँ पे हम ये भी समझ लेंगे कि एम्पियर्स लॉ की हेल्प से कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो सपोज ये इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट हो गई, और ये मैंने इसका सिर्फ क्रॉस सेक्शन दिखाया है, और क्रॉस लगाया हुआ है, मतलब कि ये जो लैम्डा का इसमें करंट है, लैम्डा को हम लोग बोलते हैं करंट पर यूनिट विड्थ। तो ये जो लैम्डा का करंट है ये इस शीट में अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्लेनर सिमेट्रिक होगा, यानी हमको एम्पियर्स लूप ऐसा जरूर लेना चाहिए जिसकी एक साइड लूप की इस शीट के पैरेलल जरूर हो, ठीक है। और शीट के ऊपर एच हाइट पे जाओ या नीचे एच हाइट पे जाओ, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम लोग एम्पियर्स लूप इस तरह से लेंगे, देखना ध्यान से, ये मैंने कोई भी एक एम्पियर्स लूप ले लिया, स्क्वायर नहीं है, ये साइड सपोज एल है और ये एच है, लेकिन ध्यान रखना इधर भी हमने एच हाइट पे लिया है और इधर भी एच हाइट पे लिया है, क्योंकि पहले से ये तो मान के नहीं चल सकते ना कि हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और करंट क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है तो लूप का डायरेक्शन भी हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। अब अगर तुम चेक करोगे इस लूप के ऊपर, तो ए बी के अलोंग, ध्यान से देखो, तो ए बी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर, ध्यान से देखो तो क्या सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इसी तरह से सी डी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर, सी डी के अलोंग भी मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। और एडी और बीसी में क्या होगा, एडी और बीसी में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और डीएल वेक्टर इधर की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है इधर भी, और ऐसे इधर भी देखेंगे अगर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और डीएल वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है। तो जब हम इसमें लिखेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन,
अब ये जो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल है, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बी डॉट डी एल ए बी के अबाउट प्लस बी डॉट डी एल बी सी के अबाउट प्लस बी डॉट डी एल सी डी के अबाउट एंड प्लस बी डॉट डी एल डी ए के अबाउट, और ये सब सम होके म्यू नॉट आई इन के इक्वल होगा। तो इसमें से कौन कौन से बी डॉट डी एल जीरो हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं भाई? कौन कौन से इंटीग्रेशन जीरो हो जाएंगे? तो देखोगे तो इसमें से ये बी सी वाला जीरो हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, और ये डी ए वाला जीरो हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि बी सी और डी ए दोनों में ही बी और डी एल आपस में परपेंडिकुलर है। अच्छा, दो तो जीरो हो गए, बाकी इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए बी की। तो ए बी की वैल्यू ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एच हाइट पे अगर हम बी ले लें तो ये सीधे सीधे क्या बी इंटू एल आएगा, ठीक है? तो ये आएगा सीधे सीधे बी इंटू एल प्लस जीरो प्लस बी इंटू एल एंड प्लस जीरो इक्वल टू, अच्छा आई इन बताओगे क्या बनेगा? आई इन की वैल्यू कितना करंट इसके अंदर इनक्लोज्ड है, यानी ये वाला करंट। ये करंट कैसे आएगा? तो करंट क्या, हमें करंट डेंसिटी दी हुई है, तो हमें तो ये चाहिए कि एल लेंथ में कितना करंट होगा। तो लैम्डा अगर करंट डेंसिटी है, एल उसका विड्थ है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से ये लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ये डिफरेंट प्रूफ है, ये बी की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, और ये एच पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना? देख लो, बाकी फील्ड तो तुम्हें मालूम ही है इसका किधर की तरफ है। भाई देखो, जैसे ये जो शीट है, इस शीट का मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ था? ऊपर वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड इधर था, और नीचे वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड इधर था, निकाला था ना? तो AD और BC वाला जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम B टू C B डॉट DL निकालेंगे इस साइड पे, तो B इधर की तरफ है और DL इधर की तरफ है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं हो गया? ऐसे ही DA के लिए, D से A के लिए निकालेंगे तो B वेक्टर और DL वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए जीरो हो जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट है ना। क्लियर है? ठीक है, इसमें अभी दो केस अभी और हैं, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो चलो फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।